वेलकम माय डियर फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एमपी सर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका टीचर एमपी जिनकर। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जो है क्लास 11th की मैथमेटिक्स है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर है 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत फॉर आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुक है, जो पूरे भारत के लिए वही बुक है। तो हर बोर्ड का बंदा एनसीईआरटी की बुक्स में चैप्टर चौथा जो है वो गणितीय आगमन का सिद्धांत ही पाएगा। तो वो भी इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। और जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे यूट्यूब पर चैनल है और आप उस पर सारी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत, तो इसमें मैंने जो टाइटल रखा है वो है एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक भी हो जाएगा इसमें, और इसमें प्लस इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी करेंगे, बेसिक भी इसी में करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज लेंगे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात। दोस्तों एक चीज़ है कि आगमन, ये जो शब्द है, ये आगमन जो शब्द है वो निगमन का उल्टा है। देखो हिंदी के अंदर पढ़ते हैं आगमन निगमन, ठीक है। वो आगमन का उल्टा निगमन है। तो आगमन को समझने के लिए आपको सबसे पहले निगमन को पढ़ना पड़ेगा। निगमन क्या चीज, ये दोनों सिद्धांत है मैथमेटिक्स के अंदर। आगमन का सिद्धांत हो सकता है तो निगमन का भी सिद्धांत हो सकता है। और है कि हो सकता है ना, बिल्कुल क्लियर सी बात है। जब आगमन का सिद्धांत हो सकता है तो निगमन का सिद्धांत क्यों नहीं हो सकता? हर चीज हो सकती है, इम्पॉसिबल दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। तो निगमन का सिद्धांत क्या कहता है? जो ये निगमन का सिद्धांत है ये मैथमेटिक्स रीजनिंग से जुड़ा है, मैथमेटिक्स रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। अब रीजनिंग क्या होती है? मानसिक मेंटल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग के अंदर आते हैं। तो ये मैथ्स की अलग रीजनिंग होती है, वो उससे जुड़ा हुआ है। तो निगमन का सिद्धांत मैथ्स की रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं मैं इस तरह से, जैसे सुकरात एक मनुष्य है। मैं लिखता हूं यहां पर सुकरात एक मनुष्य है, ठीक है। सेकंड में स्टेटमेंट लिख, इसमें यानी दो कथन होते हैं, दो का एक निष्कर्षण देना पड़ता अपने। और दूसरा कथन है कि सभी मनुष्य मरणशील है। तो दो स्टेटमेंट होते हैं, इनका रिजल्ट अपने को बनाना है, यानी दोनों कथनों को एक ही बनाना। तो कैसे बना सकते हैं अपन? तीसरा कथन क्या दे सकते हैं अपन? बड़ा रूप है, इसको एक छोटा रूप देना है। देखो दो स्टेटमेंट है, दो को एक में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं अपन? देखो सुकरात एक मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील है। अगर अपन लिखे कि सुकरात मरणशील है, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, दोनों स्टेटमेंट से अपन लिख सकते हैं। इसलिए ये मैथमेटिक्स रीजनिंग का क्वेश्चन है। 12th के बाद अगर आप कंपटीशन के एग्जाम देंगे ना तो इसमें ऐसे रीजनिंग आएगी। तो इनसे मैं एक स्टेटमेंट्स दोनों से एक रिजल्ट निकाल सकता हूं कि सुकरात मरणशील है। सुकरात, देखो इसको ध्यान से समझना, सुकरात मरणशील है। देखो सुकरात मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील होते हैं, तो अपने को पता है। सुकरात मनुष्य में आ गया और मरणशील है, तो सभी मनुष्य मरणशील है और सुकरात भी मरणशील है। तो दोनों का निष्कर्षण, दोनों स्टेटमेंट का एक अपने रिजल्ट दिया। तो इससे क्या साबित होता है कि जो निगमन का सिद्धांत होता है वो होता है कि व्यापक से, देखो ये व्यापक यानी बड़े जो रिजल्ट होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, व्यापक से एक संक्षेप रिजल्ट देना, यह पूरा प्रोसेस निगमन का होता है। देखो व्यापक यानी दो लाइनें थी, यानी दो स्टेटमेंट थे, हमने इसको एक स्टेटमेंट के अंदर बदला। यानी मैथमेटिक्स के रूल्स में या इस चैप्टर से बेस के हिसाब से अपन पढ़े तो निगमन सिद्धांत जो होता है वो होता है व्यापक परिणामों से, बड़े मैथमेटिक्स के अंदर व्यापक परिणामों से संक्षेप परिणामों की ओर बढ़ना, संक्षेप परिणाम प्राप्त करना। संक्षेप का मतलब होता है छोटे परिणाम, या एक और नाम दे दे विशेष परिणाम। विशेष परिणाम प्राप्त करने का प्रोसेस वो होता है निगमन। जब निगमन का पता चल गया तो आगमन का भी पता चल गया। कैसे? निगमन का उल्टा आगमन। जब निगमन जो है व्यापक परिणाम से विशेष परिणाम की ओर चल सकता है तो आगमन कैसे चलेगा? आगमन चलेगा विशेष परिणामों से व्यापक परिणाम प्राप्त करने का प्रोसेस। व्यापक परिणाम प्राप्त करने का प्रोसेस जो होता है वो होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। इस चैप्टर के अंदर क्या होगा कि क्वेश्चन होंगे हमारे पास में। छोटा क्वेश्चन होगा, इसको अपन बड़ा रूप दे देंगे। जैसे छोटा क्वेश्चन होगा इस तरह से कुछ, तो हम इसको बड़ा रूप देंगे और उसको प्रूव करते चले जाएंगे। 2-3 स्टेप है
और उसका यूज़ करते हुए अपन करेंगे। तो निगमन तो होता है कि व्यापक परिणामों से एक विशेष परिणाम ज्ञात करो, बड़े परिणाम होते हैं उनसे छोटे परिणाम ज्ञात करो, संक्षेप करो या विशेष। तो ये विशेष ही तो है, सुकरात मरणशील है, सुकरात मनुष्य में आ गया, मनुष्य मरणशील है, सुकरात मरणशील है, दोनों स्टेटमेंट को एक ही लाइन में बदला। लेकिन आगमन क्या होता है कि विशेष परिणामों से अपने को व्यापक परिणाम प्राप्त करने पड़ेंगे। तो आगमन को अपन इस तरह से समझ ले कि एक विशिष्ट तकनीक पर, ये जो आगमन होता है एक विशिष्ट तकनीक, तकनीक मतलब टेक्निक, विशिष्ट टेक्निक पर आधारित है, एक विशिष्ट प्रोसेस पर आधारित है। यह सिद्धांत होता है क्या? आगमन का सिद्धांत। मैथमेटिक्स से तो गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो विशिष्ट तकनीक पर आधारित, विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित सिद्धांत को ही हम आगमन का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, तो अब बस अगला इसी टॉपिक के अंदर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। तो ये दोनों को मैं कॉमन लेकर चल रहा हूँ, कॉम्बो में लेकर चल रहा हूँ, साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। तो गणितीय आगमन सिद्धांत के में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है? तो गणितीय आगमन का जो सिद्धांत था उसका बेसिक हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं अपन, लेकिन अब जो है अपन आगमन सिद्धांत और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में एक n धन पूर्णांक के लिए, यानी एक n धन पूर्णांक होता है, यानी एक n धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव मान है, पूर्णांक मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या का समूह। तो इस पर ना जाके अपन बताएंगे कि जो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में क्या होता है कि n धनात्मक पूर्णांक के लिए एक Pn एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है। जैसे एक से लगाकर n धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ये फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए ये स्टेटमेंट है, इसको Pn मानते हैं और ये n धन पूर्णांक है। अगर यहाँ पर k होता तो k धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसका बस सिंबल लिया जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि गणितीय आगमन सिद्धांत का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका रहता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए Pn एक स्टेटमेंट दिया गया होता है, उसको दो स्टेप्स के अंदर सॉल्व किया जाता है। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि n को 1 के बराबर माना जाता है। n को 1 के बराबर मानने पर मानकर क्या करते हैं अपन, इस जैसे देखिए दो साइड होती है, ये तो पूरी लेफ्ट साइड है और ये होती है राइट साइड। तो लेफ्ट साइड का जो पहला अक्षर होता है या पहला अक्षर होता है उसको n=1 के बराबर मान लिया जाता है। इसका पहला अंक क्या है? n=1 ही है। इसका जो अवयव है वो राइट हैंड साइड में, देखो बराबर के बाद में राइट हैंड साइड में ये है, यहाँ पर n=1 रखा जाता है। 1 रखने के बाद में इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं n=1 रखूँ, ये क्वेश्चन ही है, इसको क्वेश्चन ही मान लेते हैं। ठीक है, इसको गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करना, तो इसको क्वेश्चन मानते हैं अपन। n धनात्मक पूर्णांक के लिए Pn एक स्टेटमेंट है n। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको n=1, फर्स्ट स्टेप ये होता है। इसको बेसिक स्टेप भी कहते हैं, आधार सोपान भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक स्टेप पहला स्टेप होता है, बेसिक का स्टेप। उसमें पर n=1, लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो पहला अवयव है उसको n=1 के बराबर मानते हैं। उसके बाद में राइट हैंड साइड में जहाँ n है वहाँ पर 1 रख कर देखते हैं, 1 रख कर अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो n की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, 1 प्लस 1/2, तो 2/2, तो दो से कैंसिल। तो देखिए आप कि n=1 यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो धन पूर्णांक n=1 के लिए क्या है? n=1 के लिए सत्य है, ये लाइन लिखते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होता है कि n को अपन अब k के बराबर मानते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर माना कि n=k। ठीक है, इसको अब की बार क्या मानते हैं? n=k मानते हैं। यानी जहाँ फर्स्ट स्टेप के अंदर n=1 माना तो जहाँ जहाँ n था वहाँ सभी पर 1 रख दिया। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k रखेंगे। तो देखो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ n की जगह k रख दीजिए आप। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ n यहाँ पर है, मैं यहाँ पर बस k रख रहा हूँ। उसके बाद में बराबर n जहाँ पर है वहाँ पर k रख दीजिए आप, k+1/2। इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 देना है। उसके बाद में लाइन लिखनी है कि अगर Pn का स्टेटमेंट अगर Pk के लिए सत्य है, यदि Pk सत्य है तो Pk+1 भी सत्य होगा।
ये लाइन लिखने के बाद में अपने को क्या करना है, अगर पी के का मतलब होता है कि एन की जगह के रखा, तो पी के प्लस वन का मतलब क्या होगा कि एन की जगह अपने को अब की बार एन बराबर के प्लस वन रखना। तो जहाँ जहाँ स्टेटमेंट में के है वहाँ पर के प्लस वन लगा दीजिए। लेकिन इसमें करना क्या है कि यहाँ तक जो कंडीशन होती है इसको वापस लिखा जाता है। उसके बाद में अगर जैसे यहाँ पर के प्लस वन लिखना है तो इसके आगे ऐड होगा वो चीज़। जैसे किस तरह से एन बराबर के रखने पर, एन बराबर के प्लस वन रखने पर, एन बराबर के तो यहाँ पर रख दिया। उसके यानी देखो एक तो पहला स्टेप है एन बराबर के एन बराबर एक रखना है। सेकंड स्टेप के अंदर दो स्टेप है वापस। ये तो फर्स्ट स्टेप है कि एन बराबर के रखिए वापस। उसके बाद में जब एन बराबर के लिए स्टेटमेंट सत्य है तो श्योर सी बात है कि पी के प्लस वन के लिए भी स्टेटमेंट क्या होगा, सत्य होगा। तो उसमें अपन क्या करेंगे, जहाँ पर के हैं वहाँ पर के प्लस वन रख देंगे। तो देखिए जहाँ पर के हैं वहाँ पर के प्लस वन रखेंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो समीकरण एक के अंदर जो कंडीशन होगी उसको वापस लिखेंगे। और जब के प्लस वन, जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा के प्लस वन, ये नई कंडीशन है, ये इसमें आगे ऐड होगी। यानी देखो के प्लस वन इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो देखो 1 + 2 + 3, मैंने पहले बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड वापस हैजे की जैसे थी उसको वैसे लिखेंगे। उसके बाद में के प्लस वन जो नई कंडीशन होगी उसको इसके साथ में जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ से यहाँ तक यही रखेंगे। अब देखो के की जगह के प्लस वन रखना आपने, तो देखो इसके आगे नई कंडीशन के प्लस वन, के की जगह मैं के प्लस वन रखूँगा तो नई कंडीशन होगी, ये इसमें आगे जुड़ेगी। उसके बाद में कुछ नहीं करना। उसके बाद में जहाँ के है समीकरण एक के अंदर जहाँ के है वहाँ पर के प्लस वन करना। तो देखो के का के प्लस वन करूँ तो के प्लस वन, इसका के प्लस वन करेंगे तो के प्लस वन यानी के प्लस टू इक्वल्स टू टू, सॉरी बराबर में 2। इसको अपन समीकरण नंबर 2 देना। अब क्या करना है, समीकरण एक का अपने को यूज़ करना है। देखो आप अगर स्टेप समझेंगे तो हर क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अपन को करना क्या है कि समीकरण एक का यूज़ करना है और समीकरण एक का यूज़ करते हुए इसमें जो नई कंडीशन बनी थी वो जोड़नी है। देखो मैंने यहाँ तक का यहाँ से लगाकर यहाँ तक का पद इसलिए लिखा था ताकि ये जो चीज़ है इसके बराबर आ जाए। देखो यहाँ से यहाँ तक की चीज़ इसके बराबर है तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ देखो इसका मान और इसका मान दोनों का बराबर है, तो मैं इसकी जगह ये लिखूंगा और लेफ्ट हैंड साइड से अपन राइट हैंड साइड लेंगे तो पी के प्लस वन भी सत्य रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी अगले स्टेप में कि समीकरण एक का यूज़ करने पर देखिए ये मान बिल्कुल इसके बराबर। इसलिए तो मैंने नई कंडीशन जो थी के प्लस वन की वो यहाँ पर न लिख करके इसके आगे नई कंडीशन बनाई। हर क्वेश्चन के अंदर यही होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन इसके बराबर है, तो मैं देखो समीकरण एक का यूज करके अपन लेफ्ट हैंड साइड तो लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से समीकरण एक का यूज करने पर तो इसका मान इसके बराबर, तो मैं इसका मान इसके बराबर लिखूंगा के प्लस वन अपॉन टू। अब जो नई कंडीशन थी इसको इसमें जोड़ दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करके ये वाली कंडीशन लानी है, तब जाकर पी जो है के जो पी के हैं जो के बराबर है ना, ये पी के प्लस वन ये भी सत्य सिद्ध होगा। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं। तो इसको इसमें ऐड करके ये चीज़ लानी है, तो ये अपना जो गणितीय सिद्धांत है, आगमन का सिद्धांत है, ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसके नीचे अपन एक मान लेते हैं। अब देखो अपने को चाहिए के प्लस वन के प्लस टू अपॉन टू। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, कैसे करेंगे, देखो इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए और इसको इससे कर दीजिए। ये सॉल्व करने का आप नया तरीका है, क्योंकि अपन जो है 11th क्लास के स्टूडेंट है, अपन वो लसअप लेकर करेंगे नहीं। तो सिंपल सी बात है कि इसके हर को इसके अंश से, इसके हर को इसके अंश से और इसके हर को, दोनों के हर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो देखो इसको मैं करता हूँ एक से, तो एक ही आएगा के प्लस वन, और इसको करूँगा तो 2k प्लस वन अपॉन में 2। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, इसको सॉल्व किए तो देखो k को k से गुणा करूंगा तो k स्क्वायर प्लस k, और इसको सॉल्व करूंगा 2k प्लस 2 अपॉन में 2। उसके बाद में देखिए k स्क्वायर प्लस 3k, k से k और 2k 3k हो गया। उसके बाद में 2 अपॉन में वापस 2। अब देखिए मुझको चाहिए k प्लस वन और k प्लस टू, तो कैसे आ सकता है k प्लस वन और k प्लस टू। तो देख सकते हैं आप कि देखिए यहाँ पर
मैंने इसको सॉल्व किया था। अगर अपन इसको सॉल्व नहीं करते तो देखिए अपना k+1 और k+2 आ गया। देखो किस तरह से, अगर वापस इसी चीज़ में देख सकते हैं अपन कि जहाँ जहाँ पर k है, देखो इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ इस तरह से। अगर इसके वापस टुकड़े करेंगे तो यही टुकड़े आएंगे k+2 के, ठीक है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या आएगा, और वापस 2 के बीच वाली संख्या को ऐसे संख्या से जोड़िए या घटाइए कि वापस इसका भी योगफल 3 किया जाए। तो देखिए ये स्टेप करने की जरूरत भी नहीं थी अपने को, इससे अपना आंसर आ जाएगा। ये देखो ये साइड आएगी, इससे कैसे आएगी, देखो इसमें कॉमन ले रहा हूँ k, तो k+1 एक साइड तो ये हो गई, प्लस अपने को चाहिए k+2, तो 2 कॉमन आ रहा है, k+2 आ गया अपने, तो k+1। तो देखिए हमारे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पर अपना कॉमन नहीं आ रहा है, ये 2 और k+1 कॉमन आएगा, तो ये स्टेप भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इस स्टेप से अपन सॉल्व करेंगे। फैक्टर कर दीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर 2 क्या आ रहा है, और 3k के अपन फैक्टर करेंगे तो क्या होगा अपने को इस तरफ से k+1। तो देखिए k² प्लस 2k, सॉरी k+2k 2 और 2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन। अब ले लीजिए इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो देखिए k+1 उसके बाद में प्लस है और 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2k+1 अपॉन में 2। देखिए यहाँ पर अपन यहाँ पर भी तो कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ था कि जब भी अपन फैक्टर करते हैं तो ये और ये इसके बराबर होना चाहिए, जबकि ये k+1 है, ये k+2 है, इसलिए हमने क्या किया फैक्टर कर दिए। तो देखिए यहाँ पर k+1, यहाँ पर भी k+1 कॉमन आके बाहर आ जाएगा, बाद में अंदर क्या बचेगा k+2 और अपॉन में बचेगा 2। तो देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हुआ कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो p बराबर k+1 के लिए भी जो कथन है वो सत्य सिद्ध होता है, यानी गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो हैंस प्रूव्ड। तो यही तरीका हर क्वेश्चन के अंदर यूज करके क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करवाना है, ठीक है। तो 11.1 का जो 4.1 अपनी एक्सरसाइज है उसका बेसिक क्लियर हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं, और यही तरीका हर क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। वापस एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्या करना है। सिंपल सा फर्स्ट स्टेप है कि कोई भी स्टेटमेंट है उसमें आप n बराबर 1 रखिए। जिस स्टेटमेंट का पहला अवयव होगा वो n बराबर 1, यानी राइट हैंड साइड में n जहाँ n है वहाँ पर 1 रख दीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल्स राइट हैंड साइड आ रहे तो n बराबर k के लिए कथन सही होगा। उसके बाद में क्या करना है, दूसरे स्टेप के अंदर अपने को क्या करना है, n बराबर k मानना, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k लगा दीजिए। उसके बाद में उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दीजिए। उसके बाद में क्या करना कि अगर p k के लिए सत्य है तो p k+1 के लिए भी सत्य होगा, यानी अब की बार अपने को क्या करना है, n बराबर n की जगह k+1 रखना है। लेकिन गलती ये नहीं होनी चाहिए कि अगर अपन k की जगह k+1 रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लिखेंगे और नई कंडीशन जैसे k की जगह k+1 आ रहा तो इसको इसमें जोड़ेंगे, ना कि इसकी जगह ही लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, ताकि इसका जो मान है इसके बराबर है और इसके मान में नई कंडीशन जोड़ सकते हैं। तो देखो k तक तो मैंने वापस लिखा, जो नई कंडीशन बनेगी k+1, यानी k की जगह अपने को k+1 रखना था, तो k की जगह यहाँ तक तो मैंने वापस वही लिख दिया। अब लिखना है k+1, तो यहाँ पर लिख दिया बस। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इसके बराबर थी। फिर जहाँ और सेकंड स्टेप के अंदर जहाँ जहाँ k था वहाँ पर k+1 लिखना था, उसको सोल्व करके समीकरण नंबर 2 देनी थी। फिर समीकरण नंबर 1 का यूज़ करके, यानी समीकरण नंबर इसका और इसका मान इसके बराबर होगा, इसके मान में अपन जो नई कंडीशन आई थी हमारे पास में, कौन सी नई कंडीशन थी, k+1, k की जगह k+1 रखने पर इसमें जोड़ेंगे तो श्योर सी बात है कि उसको सॉल्व करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो अगले पार्ट के अंदर ऐसे और भी एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, स्मैक द सपोर्ट।